19 जैसा पेंडेमिक is really taking toll on our lives, on our mind. सोसाइटी में ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, रिसोर्सेज नहीं है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं रुचि वार्ष्णेय, मैं पिछले 21 साल से मयूर विहार फेज 1 में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ डिफरेंट कैपेसिटीज में। पहले मैं 14 इयर्स जीवन अनमोल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, और अभी मैं अपना सेंटर रन कर रही हूँ, दैट इज रुचि's एडवांस फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस इन मयूर विहार फेज 1। सो वी हैव द एडवांस थेरेपी थिंग्स जो आजकल अभी आए हैं, दैट इज लॉन्ग वेव्स, जैसे अलग अलग तकनीक है जो नई आ रही है। हम लोग वो कोशिश करते हैं कि वो लोगों को हील अप करें। सो आवर एम इज हीलिंग। आज हम वही बात करना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक कैसे कैसे शरीर को वो कर रहा है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ जी। तो आई डोंट नो सुबह मेरे फोन में क्या इशू हुआ, इसलिए मेरा सारा डाटा लॉस्ट है। बट देन डेफिनेटली आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस अवेयरनेस अबाउट योर पोस्चर। जैसे कि कोविड ने पिछले साल मार्च से बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट किया है, कि हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, हम लोगों की आउटसाइड एक्टिविटीज रुक गई। तो आप में से बहुत लोग, मैं ये जानना चाहूंगी मोस्टली मैम किस एज ग्रुप के यहाँ पर लोग हैं, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, व्हाट इज द एज ग्रुप? 45, 46। 35 से लेकर के 50 तक एज ग्रुप हमारे साथ है, 30 से लेकर 50 तक। Okay, and I can see that mostly are females, right? Yes, mostly are female. We Okay. have males also, but mostly female. Mostly I am females. 64 plus. नमस्ते मैम। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि जो 40-45 वाले एज के लोग हैं उनके लिए तो मुझे एक चीज और भी बतानी है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस का टाइम होता है विमेन में। 45 इज द बेसिकली 40 से स्टार्ट हो जाता है, और 40 से ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में जाने लगते हैं। सो वेरी इम्पोर्टेंटली, जैसे आपके पीरियोडिक क्लासेस होते रहते हैं, तो ट्राई कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस टू कीप योर सेल्फ फिट। आपको थायराइड इम्बैलेंसेस, ये सब सारा जो स्टेजेस है वो 40 के बाद ही आता है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स को वीक होना है। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए अपना प्रॉपरली डाइट लीजिए, जैसे आपको समय समय पे मिलती रहते होंगे यहाँ पे एक्सपर्ट्स। So take a good diet, take more of calcium, vitamin D. Then there is another deficiency which is very common in this age female, that is vitamin B12. B12 is methylcobalamin, जो कि हमारे नर्व्स के अंदर उसको और ज्यादा तेजी से एक्टिवेट करता है। तो जब आप कोई भी काम करते हो, वो मसल को वो नर्व सप्लाई करती है। सो व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ B12 इन योर बॉडी, देन इन दैट केस आप उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक फिट रह सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तक वो चीजों को गेन कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू, अब जैसे हमने ये बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, पेंडेमिक। दूसरी चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो, तो आप इवन इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन बिटवीन, या मेरी कोई बात क्लियर नहीं है, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन एक्चुअली ट्राई टू सॉर्ट द प्रॉब्लम आउट। सो सबसे पहले जहां तक बात की थी हमने कि कोविड-19 में एक जो इशू है, वो इशू है जोड़ों में दर्द का, जब आपको बुखार आ जाता है ऑक्सीजन के लिए। हाँ, और ऑक्सीजन जैसे मोस्टली अब इस समय जो कोविड का हम लोग देख रहे हैं सिम्टम, लोगों को दर्द हो रहा है, लोगों को कमजोरी हो रही है, लोग बोलते हैं हम वीक फील कर रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। तो कई बार वो लोग हमारे पास आते हैं कि दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, बट देन वी आस्क देम टू गो फॉर कोविड टेस्ट, जो कि मोस्टली पॉजिटिव निकल रहा है, बिकॉज इसका जो नया प्रारूप आया है वो जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द और दर्द के साथ हेडेक
हेडेक के साथ थोड़ा सा फीवर, फीवर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोविड एक मामूली वायरस ही है। हम सिर्फ उसको समझने में जो थोड़ी देरी कर रहे हैं, उस देरी की वजह से ही उसका थोड़ा सा जो सिवियर फॉर्म जो आप लोग देखते हो न्यूज में, वो सिर्फ 1% केसेस होते हैं जहां ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट इफ यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ सिम्टम्स की बहुत ज्यादा दर्द होना और बहुत ज्यादा हेडेक होना और हल्का सा फीवर जैसे 99 100, तो भी आप एक बार अपने स्पेशलिस्ट से बात कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए कि कहीं वो इस तरफ तो नहीं जा रहा। मीनिंग डोंट टेक इट एज सिंपल पेन, है ना, वो ध्यान रखिए। कमिंग टू इसके लिए जो मेन है कोविड, वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। जैसा कि सबको पता है कि ऑक्सीजन अंदर बॉडी का इनटेक लेने में, तो मैं जस्ट सबको, आई नो आप लोग सभी जानते होंगे, बट जो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इस चीज को नहीं जानते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल कि लंग्स इज अ ऑर्गन। जो नाक से जब आप सांस लेते हो हवा में से, वो लंग्स उसको अंदर लेके उसमें से ऑक्सीजन निकाल के लंग्स की मेम्ब्रेन से वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जाता है तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सो दिस इज वन पार्ट कि गहरा सांस अंदर लिया नाक से, आपने फेफड़ों में भरा, फेफड़ों से लंग्स की मेम्ब्रेन से इट गोज टू दी वेसल्स, इट गोज टू दी ब्लड वेसल्स जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते। जब ये वायरस अटैक करता है तो ये पहले यहाँ तक आता है। मास्क पहनने का मेन रीजन यही है कि हम अपने नाक और मुंह को कवर कर लें। कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता अगर आप ये कवर्ड हो। ये कवर्ड होने से, बिकॉज एयर जो है ना, एयर बॉर्न डिजीज नहीं है ये, इट इज बेसिकली कमिंग व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद पर्सन माउथ। अगर आप उसके मुंह के पास आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं और इस तरीके का कांटेक्ट है, ये ओरल कांटेक्ट, तभी उसके इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई एक कोविड पेशेंट है भी और आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, प्रॉपर मास्क, ग्लव्स, अपनी हाइजीन का ध्यान रख के, रिपीटेडली हैंड वॉश करके उसको, अगर आपको कुछ उनकी सेवा या उनकी कोई मदद भी करनी है, तो डोंट गो बैक कि ये इन्फेक्शियस है तो हमें भी लगेगा। ट्राई टू हेल्प देम आउट, बस जस्ट ट्राई टू कीप प्रॉपर हाइजीन। हाथों को धोते रहें। अगर उनके लिए कुछ खाना बनाएं तो आप उनको खाना दे के भी वॉश करें। डोंट ट्राई टू टच द यूटेंसिल स्ट्रेट अवे। मास्क ग्लव्स ये सब रिपीटेडली चेंज करते रहें, सैनिटाइज करते रहें और दूर से काम करें। डोंट ट्राई टू कम क्लोज टू द पेशेंट, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू कि अगर हमने नाक से सांस लिया और गले में वायरस है, वायरस उसके बाद अपनी जगह या तो लंग्स में बना रहा है, और अब जो रिसेंटली केसेस आ रहे हैं पेट में बना रहा है। पेट में मतलब अगर डायरिया है, अगर उल्टी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आज की डेट में डॉक्टर्स का कहना है कि वे 100% कोविड के ही सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर हम चाहें तो हम गले से ही इस वायरस को खत्म कर सकते हैं, ट्राइंग टू ट्रीट इट इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम मीन्स अगर आपको हल्की सी भी गले में खराश हो रही है, तो इतनी सारी जो देसी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हैं, माने कि आप लोग गार्गल्स, बीटाडीन गार्गल्स कर सकते हैं, मुलेटी के गार्गल्स कर सकते हैं, गर्म पानी, स्टीम। स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2 से 3 बार स्टीम लीजिए। जितनी बार आप स्टीम लेंगे, आप कफ उसको थूकेंगे, स्पिट आउट करेंगे, वो वायरस यहीं खत्म हो जाता है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रीदिंग का मैं आपको तरीका बताती हूँ। आप सब लोग बाबा रामदेव के प्राणायाम, भस्त्रिका, बहुत सारे आसनों को आपने सीखा हुआ ऑलरेडी होगा। मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत है, बट ऐसा समझ के रखिए कि लंग्स के 3 पार्ट होते हैं। एक एपिकल जो अपर पार्ट है, एक मिडिल जो मिडिल पार्ट है, और एक लोअर, ये लोअर पार्ट है। हो क्या रहा है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग अपर से शैलो ब्रीदिंग तो हम नॉर्मली करते ही रहते हैं, ये वाला, ये शैलो ब्रीदिंग होती है। शैलो ब्रीदिंग में हमने अपर लोब को
कॉन्ट्रैक्ट किया, अपर लोब के मसल्स को यूज किया। सो व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू इनहेल। इनहेल आप डीप कीजिए, मतलब कि अपने मिडल लोब, और हाथ रखेंगे अगर आप अपने लोअर लोब तक, तो दैट इज वेयर द डायफ्रैगम इज प्लेस्ड, एंड डायफ्रैगम इज द मेन मसल व्हिच हेल्प्स इन taking in the oxygen, taking in the air and exhaling it out. So basically आप डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ तक आपको हवा भरना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से धीरे धीरे छोड़ना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सांस लेने के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, हम लोग छोड़ने के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब आप सांस ले रही हैं तो मुंह से आप उसको एक्सेल आउट कीजिए, एंड एक्सेलिंग आउट का जो पीरियड है दैट शुड बी मोर देन द टाइम इन विच यू हैव इनहेल्ड। मतलब अगर आपने 1 2 3 4 सेकंड तक अंदर लिया, तो आपको जब एक्सेल करना है दैट शुड बी डन थ्रू माउथ, एंड इट शुड बी डन फॉर 5 सेकंड्स एटलीस्ट। आप उसको बढ़ाते रहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आप लोग सब एक बार इसको करके देख सकते हैं कि जैसे आपने नाक से सांस लिया और मुंह से, जैसे हम मुंह से फूंक मारते हैं, मोमबत्ती को बुझाते हैं, धीरे 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 उसको छोड़ते रहिए। 5 6 7, जितना ज्यादा आप जोर लगा के उसको छोड़ सकते हैं, उतनी ज्यादा आपने अपनी लंग्स को एक तरीके से पंपिंग एक्टिविटी की, कि इवैक्यूएट किया और अंदर सांस भरा। तो ये पंप एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपने सांस लिया और मुंह से छोड़ा। जितना ज्यादा समय आप छोड़ सकते हैं, 15 सेकंड तक आप अपनी, जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको 5 to 7 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए, सुबह दोपहर शाम, और उसको बढ़ाते जाइए। यू कैन गो फॉर 10 रेपिटेशंस, यू कैन गो फॉर 15 रेपिटेशंस। आप इनको बढ़ाते जाइए, और सिमिलरली अंदर लेने का समय उसको बढ़ाइए, और जो बाहर जो एक्सेल करने का समय है उसको इनहेलेशन से ज्यादा रखिए। तो जितनी ज्यादा डर्टी गैसेस हैं उनको आप एक्सेल आउट कर पाओ, ठीक है। देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं 3 4 5 एक्सरसाइज। 3 4 5 किसके लिए होती है, कि ये जो हमने सांस लिया, ये हमने यहाँ से भरा, यहाँ से भरा और यहाँ से भरा, 3 जगह से भरा। अब जो हमें लेना है, अब लंग्स ऐसे भी वाइड भी होती हैं, तो जब वाइड उनको करने के लिए हमें उस सांस को रोकना है, होल्ड करना है, ठीक है। तो होल्ड कैसे करेंगे, 3 सेकंड तक हम अंदर लेंगे, 4 सेकंड तक हम उसको होल्ड करेंगे। जब आप होल्ड कर रही होंगी तो आप ध्यान देंगी कि आपके यहाँ पर जोर पड़ेगा, इस लोअर पोर्शन पे, क्योंकि ये ऐसे भी लंग्स फैलती हैं, ऐसे भी फैलती हैं, ऐसे भी फैलती हैं जब आप अंदर सांस ले रहे हैं। तो आप सांस लीजिए 3 सेकेंड, 4 सेकेंड उसको होल्ड कीजिए, और 5 सेकेंड में उसको बाहर रिलीज आउट कीजिए। So try to do it, everybody. 3 seconds you take inside, that is 1 2 3. 4 seconds you hold it, hold 1, hold 2, hold 3, hold 4, and exhale out in 5 seconds. मुंह से जैसे पाउट करते हैं या मोमबत्ती को ब्लो करते हैं, ऐसा ब्लो कीजिए। जितना ज्यादा आप समय ले सकते हैं लीजिए। 1 2 3 4 5. Okay, release out. We'll do it one more time. 3 seconds, take inside. 1 2 3. 4 seconds you hold. 1 2 3 4. And then 5 seconds you have to release it. Release it means धीरे धीरे सांस छोड़िए। आप इसको 5 बार कर सकते हैं, आप अभी कर लीजिए इसको 5 times. Taking in through nose, 1 2 3. Hold, 1 2 3 4. यहाँ तक भरना चाहिए। आपका जो डायफ्रैगम तक, आपका पेट के ऊपर जो डायफ्रैगम है इस पोजीशन में, ये फ्लैट हो जाए, इतना आप सांस लीजिए, एंड देन रिलीज आउट।
1 2 3 4 5. Do it one more time. Inhale, that is 1 2 3. अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इससे हमें थोड़ा खांसी आ रही है या इससे हमें थोड़ा सा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने सही तरीके से एक्सरसाइज किया, तभी आपको ये खांसी आएगी, क्योंकि उन जगहों पे आप पहुंच गई जहाँ के जो पोर्स थे लंग्स के वो काम नहीं कर रहे थे, वो खाली इनएक्टिव पड़े हुए थे या वो किसी भी इंफेक्शन की वजह से सिकुड़ रहे थे। तो खांसी आना एक बहुत अच्छी बात है जब आप व्यायाम कर रही हैं या जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही हैं, ठीक है। आफ्टर देन देयर इज अनदर। हेलो रुचि जी, अगर हाँ जी, खांसी नहीं आए तो वो फिट हो सकता है बंदा? नहीं नहीं, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फिट है। इसका मतलब वो रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनके अंदर जो इनएक्टिव एल्वियोलाई हैं, जो कि इनएक्टिव पोर्स हैं, वो कम है। जैसे कुछ लोग पहली बार कर रहे हैं या कुछ लोग बहुत कम एक्सरसाइजेस करते हैं लंग्स की, और अगर उनको जोर पड़ रहा है और उनको हफ या कफ करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो वहां तक भी पहुंच रहे हैं जिन जगह लंग्स की वो इनएक्टिव पड़ी थी, जिन लंग्स पर आप पहुंचे ही नहीं थे जिस पोर्शन। सो इट इज गुड दैट इफ यू टेक अ डीप ब्रेथ, और इवन इफ हल्की सी खांसी आए आप इसको ऐसा करके उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। सो दैट इज गुड कि अगर लंग्स में कोई भी कफ स्पुटम है, कोई भी एडेशन है, वो खुल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। देन हाँ, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वो अनम्यूट करके कोई भी, अगर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जो मैंने अभी तक बोला है उसमें कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। हम आगे चले, राइट, ओके। सो देन देयर इज वन ब्रेथ स्टैकिंग एक्सरसाइज, ये अभी हमने किया जिसमें हमने नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, हमने एक बार होल्ड किया जिसमें हमने 3 4 5 होल्डिंग के लिए जो हमारी ये वाली जो कैपेसिटी है हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उसी कैपेसिटी को दोनों वेज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बढ़ाने के लिए हम लोग ब्रेथ स्टैकिंग एक्सरसाइज करते हैं। स्टैकिंग मीन आपने 3 सेकंड के लिए सांस लिया, होल्ड किया, उसको होल्ड करने के बाद फिर 3 सेकंड के लिए सांस लिया, छोड़ा नहीं अभी हमने, इसको हम स्टैक कर रहे हैं। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, लास्ट टाइम अगेन 1 2 3। सो 4 times you have stacked the whole जो आपने ब्रीथ किया, and then after that you release it through mouth for 10 seconds. अब आप इस एक्सरसाइज को फिर से करिए और ध्यान दीजिए कि आप जिस पार्ट में जो ये पसलियां हैं, जो हमारा रिब केज है, अब आप नोट कर रहे होंगे कि इनकी मूवमेंट भी आप नोट करेंगे जब आप थर्ड या फोर्थ सांस पे रहते हैं। आप ध्यान से देखो, आप अपने दोनों हाथ रिब्स पे रखो इस एक्सरसाइज में, देन यू विल फील वंस यू टेक फर्स्ट ब्रेथ 1 2 3, सेकेंड ब्रेथ 1 2 3, थर्ड ब्रेथ गहरा खींच लीजिए 1 2 3, अब आपके लोअर लोब्स पे आ गया होगा, एंड लास्ट टाइम 1 2 3, सबके लोअर लोब्स और डायफ्राम तक हवा भर गई होगी। नाउ यू रिलीज इट थ्रू माउथ। क्या सभी ने अपनी रिब्स की मूवमेंट फील की, जो लोअर लिप्स तक वर दे एबल टू फील द एयर? रुचि जी, आप ये कह रहे हो कि हमें रुक रुक के 3 बार वो लेना है, हाँ, मतलब सांस यानी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं है, होल्ड करके ही रखना है उसको। होल्ड ही रहेगा। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 होल्ड, लास्ट टाइम 1 2 3 होल्ड। 4 बार ये होल्ड करके जितना हमने भर लिया एयर, उसको हमें रिलीज आउट करना है। तो छोटा छोटा हमने भरना है, जैसे छोटा फर्स्ट छोटा टाइम में भरना है,
हाँ, लेकिन वो छोड़ना नहीं है, तो आप देखेंगे कि अपने आप वो नीचे तक आप उसको फील ओके। कर पाएंगे। ठीक है, फिर से करते हैं। रुचि जी, रेडी? नाक होने पर ये आसन कर पाना मुश्किल है? क्या अगर चीज? नाक अगर आपकी नाक बंद है हाँ, तो नहीं हो पा रहा है ये, तो राइट? कोई बात नहीं, आप 2 बार भरिए उसको। छोड़ दीजिए। अगर आप डीप नहीं जा पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसको। अभी इसमें अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो अपने मुंह से यूज कर सकते हैं सांस लेने के लिए, फेफड़ों तक, नीचे लंग्स तक, डीप लंग्स तक पोर्शन तक पहुंचने के लिए आप ले लीजिए। बट ट्राई कीजिए, अगर आप एक्सरसाइज करने में ये दिक्कत है तो आप स्टीम ले लो। स्टीम लेके आप क्या कर सकते हो, एक इसको हम कहते हैं हफिंग कफिंग। इसमें क्या किया, जैसे आपकी नाक बंद है, आपने सांस लिया और ये करने के बाद आपने हल्का सा यहाँ को टिकल किया और मुंह बंद करके खांसी किया ऐसा। तो वो क्या होगा, जो नाक का ऑब्स्ट्रक्शन है उसको यहाँ तक आके आप जब वो हफ किए वो ऊपर आएगा, आप उसको थूक सकते हो। तो ये आपको नेजल क्लियरेंस में हेल्प करेगा। छोटा सांस लिया, हल्की सी खांसी, उससे ये ट्रैकिया स्टिमुलेट हो जाएगा और जो यहाँ पे छोटे छोटे एडेशंस होंगे, छोटा छोटा ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, वो आप उसको स्पिट आउट कर सकते हैं। तो स्टीम विल हेल्प। और अगर बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है तो आप इसको नेबुलाइजेशन से भी रिलीज आउट कर सकते हो अपने मसल्स को। आप घर में एक नेबुलाइजर, मैं सभी से बोलूंगी खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है। नेबुलाइजर ये बहुत मैंडेटरी है, पल्स ऑक्सीमीटर बहुत मैंडेटरी है। बहुत जरूरी है कि अगर आप टाइमली नेबुलाइज करें, अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन का ध्यान रखें, उससे जो समस्या है वो बहुत टाइमली रुक जाएगी। और बिलीव कीजिए, बहुत कम लोगों को ये जो डर मीडिया ने फैलाया हुआ है, जो डर लोगों के अंदर है कि कोविड मतलब बस गए, खत्म, ऐसा नहीं है। कोविड 99% रिकवर करता है। 1% लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन पे एंड अप करते हैं। तो अच्छा प्लीज, रुचि जी, एक क्वेश्चन है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको रेगुलर स्टीम लेनी चाहिए या 1 वीक में एक बार? वो बिल्कुल दिन में सुबह शाम ले सकते हैं। जी, ओके। तो ये कुछ ड्राई नहीं होती कि भाई अगर हम रेगुलर लें स्टीम तो कुछ ड्राइनेस बॉडी नहीं, में ऐसा कुछ कोई ड्राइनेस है? नहीं होती। आप मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लीजिए, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल है आप 3 मिनट ले सकते हैं। आप स्टीम 2 बार लीजिए, सुबह लीजिए, शाम लीजिए। बिल्कुल ड्राइनेस ये सब मिथ है। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको ब्रीदिंग दिक्कत है, तो आप उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल की 2 बूंद डाल दीजिए और उसके बाद ब्रीदिंग कीजिए, तो एकदम से वो इनहेल होगा, तो ये सारे पोर्स खुलेंगे। और जो नॉर्मल तो व्यक्ति है वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और नॉर्मल स्टीम ले सकते हैं पानी की। तो रेगुलर में इसको रख सकते हैं हम? बिल्कुल रख। ओके, थैंक यू। और नेबुलाइजर भी क्या हमें रेगुलर तरीके से लेना है या फिर कुछ प्रॉब्लम होने पर ही लेना है? नहीं, नेबुलाइजर रेगुलर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लंग्स में इशू है, अगर आपको खांसी है, अगर आपको लगता है कि आप अपने फेफड़ों से, अपने लंग्स से उतना डीप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हल्का सा फीवर है, हल्की सी खांसी है, तो शुरुआत में ही नेबुलाइजेशन लीजिए। नॉर्मल व्यक्ति को नेबुलाइजर लेने की कोई भी जरूरत गले में क्वेश्चन हल्के बलगम है, गले में अगर हल्के से बलगम है तो क्या करें? नहीं। तो स्टीम ज्यादा बेहतर है नेबुलाइजेशन से। अगर आपको सिर्फ गले में खराश लग रही है तो स्टीम और गार्गल्स आपको ज्यादा मदद करेंगे। करती हूँ डेली लेकिन क्लियर नहीं हो रहा। मैम कौन सी मैम बोल रहे हैं? कंचन मैम। कंचन मैम, ये हाँ आपका जी, सवाल? हाँ जी। हाँ जी। आप गार्गल्स, बीटाडीन गार्गल्स कर रहे हैं बेटाडिन सूट नहीं करती। तो सेंधा नमक डाल लीजिए। हाँ, नमक डाल के ही करती हूँ। हाँ, वो डाल के आप स्टीम लेती हैं तो तब आपको क्या दिक्कत रहती है? गार्गल करके और वो लेके आपको क्या महसूस होता है? मेरे को गले में बस बलगम फंसी रहती है हल्की और सी। वो कब से फील हो रहा है आपको? मेरे को कोविड हुआ था अभी महीना पहले।
तो बस उसी का ही है कि वो क्लियर नहीं हो रहा गला। गला क्लियर नहीं हो रहा। मैम आप ऐसा कीजिए, आपको जो अभी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप जैसे जब आप स्टीम लेंगी, आप स्टीम एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद दोनों बार लें, क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज कर ली होगी तब उसके बाद हमने अपने लंग्स को मैक्सिमम यूज कर लिया होगा। अपने लंग्स में जितने भी अंदर जमे हुए एडिशंस को रोक हमने ब्रेक कर लिया। फिर हम स्टीम लेंगे तो वो आप इजीली थूक पाओ, इजीली उसको आप बाहर निकाल पाओ। ठीक है, तो आप दोनों समय स्टीम लीजिए। आप अपने जैसे गले नहीं होगा, वो मेनली फिर आपकी मसल्स की वीकनेस है जिससे आप उस कफ को थूक नहीं पा रहे। कोविड की वजह से हमारे जो फेफड़ों की मसल्स, ये जो मसल्स में अंदर से कमजोरी आ रही है, उसकी वजह से हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। सो इट इज दैट रीजन। जब आप एक्सरसाइज करोगे, स्टीम लोगे, वो वेट हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा थूकना। उसके बाद आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, अदरवाइज ये एक बहुत इजी वे है एक्सरसाइज करने का। ये कुल 150 से 200 रुपए का आता है और केमिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है इसका, इसलिए अभी तक ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ होगा। आप लोग इसको एक एक परचेज कर लीजिए। इसमें ये जो 3 बॉल्स हैं, ये एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। एक सेकंड। हाँ जी। ये देखिए, इसमें ये 3 बॉल्स होती हैं। एक की कैपेसिटी है 600 सीसी, एक की कैपेसिटी है 900 सीसी और एक की कैपेसिटी है 1200 सीसी। जिन लोगों के फेफड़े नॉर्मल हैं, जो लोग रेगुलर ब्रीथिंग करते हैं और जिनको प्रॉब्लम हाल फिलहाल नहीं हुई है, जैसे मैम जिनको कोविड हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा तीसरी बॉल को उठाना। जैसे जैसे आप हवा खींचते जाएंगे, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है ब्लो करना और एक होता है खींचना। तो जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे वैसे ये बॉल्स उठती जाती हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका है ये जानने का कि हमारे फेफड़े ठीक हैं। और हर घंटे जो पेशेंट है आपका, उसको आप इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ला के दे सकते हैं। उसको बोलिए आप हर घंटे 4 से 5 बार इसको खींचिए। ठीक है, इसमें एक ये पाइप होता है, पेशेंट अपना अलग रखें, नहीं तो इसको हर बार स्टेरिलाइज करें अगर कोई और व्यक्ति यूज कर रहा है इसको। ठीक है, और अगर हमने इसको सामने रखा, ये 3 बॉल है और हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे, मैं खींचूंगी। ठीक है, देखिए इसको रखेंगे ऐसे, राइट, फिर से देखिए। अगर ये तीनों बॉल आप लिफ्ट अप कर सकते हैं, सो दैट मीन्स आपकी लंग कैपेसिटी, आपके मसल्स, फेफड़ों में जान है, पूरी कैपेसिटी है और आप पूरी तरीके से नॉर्मल होते जा रहे हैं। अगर पेशेंट जो होता है, कोई कोई 1 बॉल उठा सकता है, कोई 2 उठा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी एक्सरसाइजेस करने से स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, वो वैसे वैसे ऊपर पहुंचते जाएंगे अपनी बॉल्स के लेवल में। So that is a very good criteria to know how good our lungs are working. मैम So you इसका can नाम try this. This is called as spirometer, SPIROMETER, spirometer. इस एक्सरसाइज को इंटेंसिव स्पायरोमेट्री कहा जाता है। कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए, सीओपीडी पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो बेसिकली यू नीड टू, इट इज वेरी इजी टू यूज एंड पेशेंट्स एवरी आवर इसको 4 to 5 टाइम्स करें। जो लोग नॉर्मल है वो भी दिन में सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं 8 से 10 बार। दैट विल आल्सो हेल्प योर लंग्स टू गेन इसको देयर कैपेसिटी। मैं सिर्फ बैलून फुलाने वाली अंदर की एक्सरसाइज हो रही, अंदर की ओर हमें खींचना है या बाहर भी हवा करनी देखिए, है? जब ये सीधा है तो हमने अंदर खींचा है, ऐसे वाला अच्छा अंदर खींचा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो मैं इसको ब्लो कर सकती हूँ, ऐसा। अच्छा, तो सीधा दोनों हो जाएंगे, बिल्कुल दोनों करने हैं। दोनों करने हैं। बट मेनली इनहेल करने की जो होती है कि अंदर खींचने की कैपेसिटी पेशेंट में कम होती है, तो मेनली ये खींचना। और अगर उल्टा कर तो देंगे तो इसके आप अपनी एक्सलेशन पे काम कर सकते हैं, तो इस इसको आउट करने की। तो इसके अंदर जो एयर होगी वो कौन सी एयर होती है जो जो आप हमें सांस छोड़ रहे हो, जो आप छोड़ जैसे? रहे हो, ये ना अच्छा स्ट्रॉन्ग,
हाँ जी। ऐसा मैंने छोड़ा, आप देखिएगा कि मैंने छोड़ा मुझसे, और अगर मुझे सांस मैंने खींचा, तो खींचा, खींचा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, छोड़ा, ठीक है, तो अपनी ही एयर उसमें जाएगी और अपनी अपनी ही, है इसके थ्रू। ओके, और वही हमारे अंदर जाएगी, वही बाहर है, नहीं नहीं, अपनी एयर। आपने पहले अंदर लिया, हाँ आपने हाँ 5 टाइम्स किया, उसके बाद आप नॉर्मल है, फिर हाँ। आपने उसको रिवर्स किया, आप नॉर्मल हर बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने 5 बार की सांस रोक के रखी है। नहीं अगर ठीक है। मैंने किया तो आप हर बार छोड़ रहे हैं ना, जैसे